चलो जी, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट लेक्चर है अपना ये फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी यानी आपका पब्लिक फाइनेंस, एक ही बात है। ओके, इसके अंदर हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मतलब जो तुम्हारी फिस्कल पॉलिसी है उसमें तुम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करते हो? उसमें 4 इंस्ट्रूमेंट बेसिकली तुम यूज करते हो, जी, एस, टी, बी और एक और बी है। GS स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेशन, बी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग एंड बी स्टैंड्स फॉर बजट। ये 4 टूल्स तुम यूज करोगे और जिसको अपन बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर से पहला टूल हमने डिस्कस कर लिया था टैक्सेशन, दूसरा टूल भी डिस्कस कर लिया था हमने, कौन सा वाला किया था? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर 2 पॉइंट रह गए थे आपका, पंप प्राइमिंग एंड कंपेंसेटरी स्पेंडिंग। अगर तुम पंप प्राइमिंग सर्च करोगे ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम पंप प्राइमिंग सर्च करोगे गूगल पे तो तुम्हें वो कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में लेकर जाएगा, वहां पे बताएगा पंप कैसे चलता है, पानी कैसे निकलता है। लेकिन पंप प्राइमिंग का मतलब होता है जब प्राइवेट स्पेंडिंग, ध्यान से सुनना, प्राइवेट स्पेंडिंग कम पड़ जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट तब स्पेंडिंग करती है। क्या बोला मैंने? व्हेन प्राइवेट स्पेंडिंग बिकम्स इनएफिशिएंट और डेफिशिएंट। जब प्राइवेट स्पेंडिंग यानी प्राइवेट सेक्टर मार्केट के अंदर खर्चा करता है, प्राइवेट सेक्टर मार्केट के अंदर खर्चा करता है, जिसके कारण क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होकर इकोनॉमी में पैसा आता है। लेकिन जब यह पैसा कम पड़ जाता है और गवर्नमेंट आती है तो इसको बोलते हैं अपन पंप प्राइमिंग। तो यहां पर डिफरेंस क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर इनएफिशिएंट हो जाता है, जब उसका फंड डेफिशिएंट हो जाता है, तभी जाके गवर्नमेंट आती है। और कंपेंसेटरी स्पेंडिंग में गवर्नमेंट स्पेंड विथ एन ऑब्वियस इंटेंशन दैट प्राइवेट सेक्टर विल बी डेफिशिएंट। तो कंपेंसेटरी स्पेंडिंग में गवर्नमेंट को पहले से ही पता रहता है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पंप प्राइमिंग में क्या रहता है? जब प्राइवेट सेक्टर डेफिशिएंट होता है उसके बाद गवर्नमेंट आती है। तो बेसिकली यहां पे गवर्नमेंट को भरोसा है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ कर लेगा, लेकिन कंपेंसेटरी स्पेंडिंग के अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि यार हमें मालूम है प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा। तो पंप प्राइमिंग में क्या होता है? व्हेन प्राइवेट स्पेंडिंग बिकम डेफिशिएंट। और कंपेंसेटरी स्पेंडिंग में क्या होता है? ऑब्वियस इंटेंशन। यहां पे देखना एक वर्ड आएगा, इट इज कैरिड आउट विद द ऑब्वियस इंटेंशन टू कंपेंसेट फॉर द डेफिशिएंसी इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे चार्ट में देखना, वहां पे मैंने वो वर्ड को ना कैपिटलाइज भी करके रखा है, पंप प्राइमिंग। व्हेन प्राइवेट स्पेंडिंग बिकम डेफिशिएंट, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग विल रिवाइव द इकोनॉमी। तो जब प्राइवेट स्पेंडिंग कम पड़ जाती है तब गवर्नमेंट आके कुछ खर्चा करती है, इसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग। लेकिन कंपेंसेटरी स्पेंडिंग में क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कैरीड आउट विद एन ऑब्वियस इंटेंशन टू कंपेंसेट। यहां पर गवर्नमेंट को पहले से ही पता रहता है कि कम पड़ने वाला है। तो माधव क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो आ रहा है, चाहे पंप प्राइमिंग के थ्रू है चाहे कंपेंसेटरी स्पेंडिंग के थ्रू है। पंप प्राइमिंग के थ्रू पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को आप पे भरोसा है और आप फेल हो गए। और यहां पर यही समझ में आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी वीक है। याद है हमने शायद माधव तेरी प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकाली थी नेशनल इनकम के अंदर, गवर्नमेंट को उसमें से हटा दिया था। तो बेसिकली हर गवर्नमेंट जानना चाहती है कि क्या मेरा प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है। अगर उसको लगता है हाँ मेरा प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है और वो कल करके डेफिशिएंट हो जाता है तो मैं आके पैसा इन्फ्यूज करूंगा, इसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग। और कंपेंसेटरी स्पेंडिंग इज कैरिड आउट विद एन ऑब्वियस इंटेंशन टू कंपेंसेट द डेफिशिएंसी। यहां पर विश्वास है गवर्नमेंट को कि कुछ नहीं कर पाएगा, और यहां पर विश्वास इस चीज का है कि वो कर लेगा, नहीं कर पाए तो मैं आ जाऊंगा। समझ में आया? बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इजी, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट 2 टाइप के होते हैं। पब्लिक डेट यानी कि पब्लिक से लिया हुआ पैसा। कौन लेगा पैसा? गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम पीपल ऑफ ओन कंट्री, व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम पीपल ऑफ ओन कंट्री इट इज कॉल्ड एज इंटरनल डेट। व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम पीपल ऑफ अनदर कंट्री देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेट। अगेन दिस पब्लिक डेट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है मार्केट लोन और दूसरा है स्मॉल सेविंग। मार्केट लोन मतलब क्या होता है? मार्केट लोन मतलब बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है मार्केट में। याद है वर्ड OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट को तुमसे पैसा छीनना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में चल रहा है इन्फ्लेशन। वापस से बोलता हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं
पब्लिक डेट दो टाइप के होते हैं, पहला इंटरनल एक्सटर्नल, अगर खुद की कंट्री वालों से लिया तो इंटरनल, बाहर वालों से लिया तो एक्सटर्नल। और ये लेने के भी दो तरीके हैं, पहला कौन सा है, मार्केट लोन, और दूसरा है स्मॉल सेविंग। मार्केट लोन मतलब क्या है, गवर्नमेंट देख रही है तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, तुम्हारे पास से पैसा छीनना है, तुम्हारी कंट्री में एक चल रहा है इन्फ्लेशन, तुम्हारे पास से पैसा छीनना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने ट्रेजरी बिल इशू करेगी मार्केट में, तुम्हें बिल करेगी इशू और तुमसे ले लेगी पैसा। समझ में आया? या फिर मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो तुम्हारे पास जो सिक्योरिटी उसको कर लेगी परचेस और तुम्हारे पास पैसा दे देगी, इसको बोलते हैं मार्केट लोन। ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज रहती है। दूसरा रहता है स्मॉल सेविंग, तुमको याद है टैक्स डिडक्शन के लिए अपन एटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, कभी सोचा है, तुम्हारी जितनी भी इनकम बचती है टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते टाइम, उसमें से भी कुछ पैसा 1-1.5 लाख रुपए एटीसी के नाम पे ले लेते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे नाम पे सेव करते हैं। बेसिकली वो चाहते क्या है, बेसिकली चाहते हैं कि तुम ज्यादा पैसा सेव करो, अभी पैसा ज्यादा से ज्यादा खुद मत खर्चा करो, तुम खर्च करके बर्बाद कर दोगे, अपना फ्यूचर बर्बाद कर दोगे, इन्फ्लेशन कर सकते हो अभी, तो गवर्नमेंट तुमको क्या देगी, स्मॉल सेविंग्स की स्कीम्स देगी। समझ में आया क्या? तो इसको बोलते हैं स्मॉल सेविंग, ये नॉन नेगोशिएबल है और ये नेगोशिएबल है। प्रज्वल समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, खत्म हो गया। पब्लिक डेट के दो टाइप होते हैं, कौन सा, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके दो फॉर्म होते हैं, मार्केट लोन और स्मॉल सेविंग। मार्केट लोन यानी इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज बेचेगी और रिसेशन के टाइम परचेज करेगी। और ये मार्केट लोन में क्या, सॉरी स्मॉल सेविंग्स में क्या होगा, बेसिकली देज आर टाइप्स ऑफ सेविंग्स विच इज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ठीक है, अब जब इन्फ्लेशन रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। कल ही मैंने पढ़ा शायद पीएफ का रेट बढ़ रहा है, प्रोविडेंट फंड का, तो पीएफ का रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे पीएफ के अंदर, तो मार्केट के अंदर पैसा कम घूमेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट उसको बराबर चैनलाइज कर देगी। कौन से फंक्शन के थ्रू, 3 फंक्शन है गवर्नमेंट के, अलोकेशन, दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। क्या करेगी गवर्नमेंट, नहीं स्टेबलाइजेशन भी करेगी, साथ में साथ अलोकेशन भी करेगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी, तीनों चीज एक साथ करेगी। हाँ ऑप्शनल है ना लेकिन वो, हाँ हाँ देख रहा हूँ, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज उसी पर आ रहा हूं कि एक तरफ उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम सारी स्कीम्स वगैरह छोड़ दो, दूसरी तरफ से तुमको टेम्पटेशन दिया कि डालो उसके अंदर पैसा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं हम। तो क्या चाहती है गवर्नमेंट, ये तो नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ से गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें वेव ऑफ करने के लिए बोला, यानी तुम सेविंग ना करो, इसका मतलब तुम अपना पैसा अपने पास रखो, इसका मतलब क्या रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन है। दूसरी तरफ पीएफ का रेट बढ़ रहा है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि वहां से लोगों के पास पैसा उठ के मेरे पास आ जाए, तो ये साइन है इन्फ्लेशन की। तो चाहती क्या है गवर्नमेंट, समझ में नहीं आ रहा, सिंक नहीं बैठ रहा दोनों चीजों में। तुझे अपना देखना चाहिए, तुझे अपना देखना चाहिए, तेरे पास पैसा है, तुझे सेव करना है, पीएफ वगैरह में डाल, ठीक है, जहां तेरे टैक्स सेविंग हो रही है वो कर। तू तो दोनों तरीके से कैलकुलेट करेगा, तेरे लिए जो बेनिफिशियल है। देख मैं सीधी बात बोलता हूं, उनको टैक्स रेट में कोई चेंज करना नहीं था, ठीक है, उन लोगों को सारी चीजें घुमा फिरा के वही करनी थी, पर हर साल लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कुछ नया आएगा, ठीक है, तो उन्होंने एक नई स्कीम बना के रख दी जिसका ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला। उन्होंने बैक कैलकुलेशन सब करके रख ली होगी, उनके पास जितना एग्जिस्टिंग डेटा होगा उन्होंने उसे नई स्कीम में पुट करके देखा होगा, ज्यादा इंपैक्ट कुछ नहीं आया होगा, तो वो सिर्फ तुमको लॉलीपॉप दिखाने के लिए, हाँ तुम्हारे लिए भी कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए इस बार, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया, फिर हमने देखा मार्केट लोन और स्मॉल सेविंग्स। आ जाओ तुम्हारे चार्ट में, पब्लिक डेट, इंटरनल डेट गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम ओन कंट्री पीपल, एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। पब्लिक डेट टेक 2 फॉर्म्स, पहला है मार्केट लोन, द गवर्नमेंट इशूड ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ वेरिंग डिनोमिनेशन एंड ड्यूरेशन। स्मॉल सेविंग represent public borrowing which are not negotiable, underline करना, which are not negotiable, this savings are not negotiable। तुम कहीं भी अपना पीएफ जाके बेच नहीं सकते, तुम अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कहीं जाके बेच नहीं सकते। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, इन्फ्लेशन चल रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी अपने बोरोइंग से रिलेटेड, बाय करेगी, इन शॉर्ट बोरो करेगी लोगों से पैसा, बोरो करने के लिए अपनी सिक्योरिटी बेचेगी गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन चल रहा है, अपनी सिक्योरिटी बेचेगी और लोगों के पास से पैसा बोरो करेगी, और रिसेशन चल रहा है तो अपनी सिक्योरिटी परचेस कर लेगी और उन लोगों को उनका पैसा दे देगी। समझ में आया? ठीक है। एक्शन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, एक्शन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक थ्रू द सेल ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, एक्शन ड्यूरिंग रिसेशन, रीपेमेंट।
प्रज्वल समझा? ये सिंपल पार्ट बहुत सिंपल चल रहा है। अब आपको बजट के बारे में पता होगा। बजट दो टाइप के होते हैं, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, लेकिन तीसरा टाइप का बजट कभी अचीव ही नहीं होता है। एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट और एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट कभी अचीव ही नहीं होना, पॉसिबल ही नहीं। इतनी बड़ी इकोनॉमी में कैसे तुम्हारी बैलेंस शीट थोड़ी जो टैली हो जाएगी। तो सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट में तुम्हारे पास इनकम ज्यादा रहती है, रिसीट ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर। सो यूर इन सरप्लस बजट, सरप्लस बजट में तुम्हारी रिसीट इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर। इन डेफिसिट बजट योर रिसीट्स आर लेस देन योर एक्सपेंडिचर, एंड इन बैलेंस बजट रिसीट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? तो इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमेशा से ही डेफिसिट बजट दिया है। सी दिस डेफिसिट बजट इज जस्ट लाइक लॉस, दिस सरप्लस इज लाइक प्रॉफिट, एंड दिस बैलेंस इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इंडिया ने ना हर साल डेफिसिट बजट दिया है, हर साल लॉस लॉस। तुम्हें बताओ, तुम्हारे अगर मान लो अकाउंट्स के अंदर कंटिन्यूअसली लॉस होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, तुम क्या करते हो? ये लॉस किधर डालते हो? रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर दिखाना चालू करते हो तो लॉस का, तो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट लॉस दिखा रही है। ठीक है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है तो लॉस का फिगर बढ़ता जा रहा है, और किसी साल प्रॉफिट हो गया तो लॉस का फिगर कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये जितना भी अक्यूमुलेटेड लॉस है ना, एक वर्ड आएगा टेक्निकल, जितना भी अक्यूमुलेटेड लॉस है ना, इसको बोलते हैं नेशनल डेट। नेशनल डेट, नेशन के ऊपर खर्चा, नेशन के ऊपर कर्ज। हाँ, सो जितनी बार भी तुम्हारा डेफिसिट बजट आता जाएगा, तुम्हारा नेशनल डेट बढ़ेगा, और जैसे ही सरप्लस बजट आएगा तुम्हारा नेशनल डेट कम होता जाएगा। तो नेशनल डेट है क्या? बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ऑल पास्ट सरप्लस एंड पास्ट डेफिसिट। तुम्हारे पुराने सारे डेफिसिट और पुराने सरप्लस का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? इतने सालों तक जितना प्रॉफिट और लॉस कमाया उसका अक्यूमुलेटेड बैलेंस। उसी तरीके से नेशनल डेट क्या है? तुम्हारा पास्ट अक्यूमुलेटेड सरप्लस और पास्ट अक्यूमुलेटेड डेफिसिट का टोटल है। तो प्रज्वल, अगर मेरे को लॉस होता है यानी डेफिसिट बजट रखता हूं, तो नेशनल डेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर मैंने सरप्लस बजट रिप्रेजेंट किया तो नेशनल डेट कम होगा। बहुत सिंपल है। मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना, थोड़ा क्रिटिकल पूछ रहा हूं। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट देगा या डेफिसिट बजट देगा? सोच के आंसर दो। या बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट या बैलेंस? बुक में मत देखो, फिर तो आंसर पता चल जाएगा, फायदा क्या? सरप्लस, डेफिसिट, 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 सरप्लस, सरप्लस। तो मिक्स्ड आंसर आ रहा है बिल्कुल, डेफिसिट। तो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन है, सुनना, इन्फ्लेशन है यानी लोगों के पास पैसा है। ठीक है, पैसा है तो इन लोगों को कुछ टैक्स रिफंड देने की जरूरत नहीं, ट्रांसफर पेमेंट देने की जरूरत नहीं, खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर किया तो और पैसा हो जाएगा। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन यानी इन लोगों के पास पैसा है, पैसा है तो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा होगा और मैं इन पे खर्च नहीं करूंगा। तो कौन सा बजट? सरप्लस बजट रहेगा। प्रज्वल समझा? वापस से बताता हूं, इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत है। बात बराबर है कि नहीं? तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, सबके पास पैसा है, सब डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन हो रहा है। तो रेवेन्यू, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज्यादा आएगा। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा। पर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट खर्चा नहीं करती है क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। सरप्लस। हाँ, हाँ, तो फिर रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा, तो तेरे एसेट लाइबिलिटीज की बात कर रहा है। बोरोइंग इज अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट।
तो बैलेंस शीट में चला गया। अपन तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। उससे भी क्या होगा तू बता। गवर्नमेंट ने बोरो किया लोगों से, इन्फ्लेशन है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, डेफिसिट कैसे है? डेफिसिट यानी कि तेरा लॉस, तूने किसी से बोरो किया पैसा 1 लाख रुपए, क्या तेरा लॉस हो रहा है क्या? वो नहीं, वो तो तेरी लाइबिलिटी है। पर लाइबिलिटी है तो उसके इक्विवेलेंट तूने कैश भी तो इकट्ठा किया लोगों के पास, तो तूने लाइबिलिटी भी दिखा दी, एसेट भी दिखा दिया, तो बैलेंस शीट एंगल हो गया। अब रिसेशन की बात करते हैं। रिसेशन के टाइम लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या पे करेंगे, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। प्लस लोगों के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को लोगों के पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पे एक्सपेंडिचर विल बी मोर, क्या होगा, डेफिसिट बजट जाएगा, है ना। तो इन्फ्लेशन के टाइम क्या है, लोगों के पास पैसा है, छीनो उनसे पैसा छीनो, यानी रेवेन्यू ज्यादा, उन पे खर्चा कम, सरप्लस बजट। और रिसेशन के टाइम पे क्या होगा, उनके पास पैसा है ही नहीं तो कलेक्शन कम होगा, उन पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, रेवेन्यू कम, आउटफ्लो ज्यादा, डेफिसिट बजट। क्लियर हुआ ये चीज? वहां पे देख लो, बजट दे रखा है तुम्हारे इसमें, 4th कॉलम के अंदर 2nd पॉइंट, और 5th पॉइंट भी देखना, सॉरी 2nd 3rd पॉइंट भी देख लेना। समझ में आया? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिस्कल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल, एक्सपांशनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। नाम सुनना, एक्सपांशनरी फिस्कल, एक्सपांशनरी फिस्कल यानी मेरे को मेरी इकोनॉमी को एक्सपांड करना है। सो ये कौन से टाइम पे यूज करूंगा, जब मेरी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। तो एक्सपांशनरी फिस्कल इज यूज इन कॉन्ट्रैक्शनरी फेज। This is your business cycle. This is the contractionary phase. This is the contractionary phase. So here economy is contracting. I need to expand it, so I'll use expansionary fiscal. Here the economy is rising, it's expanding, and I want to use contractionary fiscal. तो कुछ भी हो जाए, ये जितनी इंटेंसिटी है इसको कम करने के लिए एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल यूज किया जाता है। अब तुम्हारे अंदर सवाल आ सकता है कि सर ये एक्सपांड हो रहा है तो इसको क्यों रोकना। देखो, जितने बड़ी जंप, जितनी हाइट पे जाओगे उतना ही बुरा गिरोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे सुनीता तुम हो, ठीक है, और यहां पे पत्थर, कांटे, कांच, सांप वगैरह सब है, एक ये चीज है, और दूसरी तरफ ये है, ये शिवम, यहाँ पे फूल, कांटे, पत्थर, सांप, बिच्छू, नाग, डायनासोर सब है। बताओ किसके चांसेस मरने के ज्यादा है और जल्दी से? डायनासोर यहाँ भी है, डायनासोर बनाता हूं तेरे लिए। टीरेक्स है मेरा ये, यही है, क्या लग रहा है वो? ठीक है, और डक भी है वहां पे। बता, ये जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही नीचे गिरोगे। तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा, और अपन ने देखना गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि सॉरी, अपना स्टेबलाइजेशन फंक्शन में उन्होंने बोला था, क्या बोलता, मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन वर्ड यूज किया था, मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोला था, फ्लक्चुएशन मतलब आइदर साइड, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इंटेंसिटी नहीं चाहिए। कभी भी बिजनेस साइकिल ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी मर जाए इंसान, ना कि ऐसी धीरे धीरे बढ़ो। समझ में आया? सो एक्सपांशनरी फिस्कल, एक्सपांशनरी फिस्कल कब यूज करेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल कब यूज करेंगे? एक्सपांशनरी फेज में। ठीक है, नाम उल्टे नहीं दे दिए,
कौन से फेज में कौन सा एक्शन लेना है, सही दिए है ना। ओके, टाइप्स ऑफ फिस्कल पे आना, तुम्हारे पास नेक्स्ट पेज पे चार्ट में, नेक्स्ट पेज पे दो छोटे छोटे सेल दिए हैं, ले आखिरी के 2 यूनिट के लिए ले ले, देख कितना खुश हो रही है बुक मिली तो। ओके, एक्सपांशनरी फिस्कल, ध्यान देना यहीं पे याद कर लेते हैं। एक्सपांशनरी फिस्कल is designed to stimulate the economy, while contractionary fiscal is designed to restrain the economic activity. एक्सपांशनरी फिस्कल की यूज करते हैं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल की यूज करते हैं ताकि इकोनॉमी को रिस्ट्रेन किया जाए, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को रोका जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, एक्सपांशन को रोका नहीं ना तो लोग गलत प्रोडक्शन प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि मेरी लास्ट ईयर की इनकम 5 करोड़ थी, तुमने अकॉर्डिंगली इस साल भी अगर प्लान कर लिया और इस साल की इनकम 5 लाख निकली तो जो भी है ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, मैं एफएम के साथ थोड़ा रफली लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। लिंटर का फॉर्मूला D1 इज इक्वल्स टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। जब मैंने ये पढ़ाया था वहां पे भी समझाया था कि जो सडन इंक्रीज होता है ना उसको एडजस्टमेंट फैक्टर रोक देता है। उसी तरीके से हमारा जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल है वो इकोनॉमी के सडन एक्सपांशन को रोक देता है। समझ में? सॉरी क्या था ये अपना, एक्सपांशनरी फिस्कल इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाइल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल आर यूज्ड टू रिस्ट्रेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अपने पास 4 टूल्स पड़े हुए, कौन कौन से? ठीक है, अब मैं एक्सपांशनरी फिस्कल की बात कर रहा हूं। अब मैं एक्सपांशनरी फिस्कल की बात कर रहा हूं। एक्सपांशनरी फिस्कल मतलब क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, आई वांट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। ऐसे समय बताओ मुझे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेशन कम करने पड़ेंगे, बोरोइंग कम करनी पड़ेगी। ठीक है, बोरोइंग कम करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो उनसे बोरो नहीं करेंगे, उल्टा उनको पैसा देते जाएंगे। और लास्ट है बजट। कौन सा बजट मैं रिप्रेजेंट करूंगा? डेफिसिट बजट, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा पहुंचाना है, उन पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होगा। अब देखना, अगर ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत पैसा, मेरे को इसको रोकना है, कम, टैक्सेशन बढ़ाने पड़ेंगे, बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी और बजट सरप्लस प्रेजेंट करूंगा। बस यही बोला है उसके अंदर, नेक्स्ट पूरे तुम्हारे टेबल के अंदर। हाँ, इजी है, पूरे यूनिट के अंदर यही है। तो एक्सपांशनरी फिस्कल इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी व्हाइल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल इज यूज्ड टू रिस्ट्रेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें 2 नए वर्ड आते हैं, हंस क्यों रहा है माधव? एक वर्ड आता है रिसेशनरी गैप। हर बार होती है सरप्लस बजट, इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी का यही फीचर है कि सरप्लस बजट आता ही नहीं है, खर्चे ज्यादा ही लगे रहते हैं। मेरे को एक बात बता, अगर तुम ऐसा देखोगे तो पापा क्या करते हैं? हाँ, तो तू 5 साल पहले की कंडीशन कुछ और होगी, ऑब्वियसली थोड़ी कमी होगी, जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन है उससे कमी होगी, अभी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, यानी कि तुम्हारी ग्रोथ तो हो ही रही है लेकिन एकदम बेस्ट पॉसिबल पे पहुंच चुके हो क्या तुम? नहीं, कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि 3-4 करोड़ की बेटी की शादी कर दी अपन ने, है इतना? नहीं है। तो अभी भी थोड़े कर्जे थोड़े बहुत बचे हुए रहते हैं लोगों पे, तो वैसे ही अपनी इकोनॉमी के ऊपर है। और नेशनल डेट तो और है अपने ऊपर, वैसे भी पुराना पुराना पाप भी बहुत है। अब ये नेशनल डेट मतलब क्या? मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरा। तो ऐसे समय ना जो डेफिसिट होता है वो मेरे को बाहर से लेकर आना पड़ता है, पैसा बाहर से मांगना पड़ता है। तो मेरा नेशनल डेट बढ़ता जा रहा है, मेरे को कर्ज चुकाना पड़ता है। तुम्हारा वैसे भी, तुम कंपनीज को क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलते हो? क्या रहता है? परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है,
जब कंपनीज चल सकती है इनफाइनाइट टाइम के लिए तो कंट्री तो चलेगी ना, वैसे भी लौटा देंगे, कहाँ भाग के जा रहे हैं हम, इंडिया यही है, यही दे देगी कभी। नेशनल डेट यूज करने के लिए, कम करने के लिए। हाँ, जैसे मसाला बॉन्ड हो गया। बॉन्ड है, फिक्स्ड मैच्योरिटी रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी। तो फिर वैसे बॉन्ड ही क्यों इशू करने हैं? वैसे शेयर्स, एडीआर जीडीआर इशू कर दो हमेशा के लिए। तो मैंने कहाँ बोला इससे पैसा आएगा अपने पास, इसके इससे अपने पास फॉरेन रिजर्व्स आएगा, बस इतना ही है। गवर्नमेंट का नेशनल डेट कम होगा, उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगेगा, नेशनल डेट चुकाने के लिए फॉरेन रिजर्व निकलेगा, वो चाहिए रहेगा। गवर्नमेंट उसको कन्वर्ट कर देगी रुपी में और उससे फॉरेन रिजर्व रख लेगी और फॉरेन रिजर्व से अपना कर्ज चुकाएगी। नेक्स्ट देखना, रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी गैप इज सेड टू एग्जिस्ट if your current production is less than what could actually be produced under full employment। यानी कि तुम जितना अभी प्रोड्यूस कर रहे हो वर्सेस तुम जितना प्रोड्यूस कर सकते थे, ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शनरी और रिसेशनरी गैप। सो कॉन्ट्रैक्शनरी और रिसेशनरी गैप इज सेड टू एग्जिस्ट if existing level of production, if your current production is less than what would be produced with 100% or full employment। इसका मतलब क्या है, करंट प्रोडक्शन वर्सेस व्हाट कुड बी प्रोड्यूस। तुम अभी कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट्स से 100, और तुम कितना प्रोड्यूस कर सकते थे, लेट्स से तुम मार्क्स ला रहे हो अभी 50, तुम ला कितने सकते थे 60। तो ये जो डिफरेंस है ये है रिसेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। अ रिसेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी गैप इज सेड टू एग्जिस्ट इफ करंट प्रोडक्शन इज लेस देन व्हाट वुड बी प्रोड्यूस अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। On the other hand, there is inflationary gap or expansionary gap। Inflationary gap or expansionary gap exists when your demand is more than what could be produced। Let's say your current production is 50, see, now if your current production is less than what could be produced under full employment, it is called as recessionary or contractionary gap। And the difference between your aggregate demand and what could be produced is called as expansionary or inflationary gap। So a recessionary gap is said to exist when your current production is less than what could be produced under full employment, and expansionary or inflationary gap is said to exist when your demand is more than what could be produced with full resources or full employment। ये बना लो कहीं। सो रिसेशनरी, तुम लिखते जाओ मैं अपना रिवाइज करवा रहा हूँ। रिसेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी गैप इज सेड टू एग्जिस्ट when your current production is less than what could be produced under full employment, and expansionary or inflationary gap is said to exist when your current demand is more than what could be produced with full resources। या तुम अपनी लैंग्वेज में, अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसे। when your current production is less than this and your actual when your demand is more than what could be produced। ये पहला रिसेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, दूसरा एक्सपांशनरी और इन्फ्लेशनरी।
सॉरी, वापस। तू इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट का? हाँ, तो फिर क्या होता है? फिर रिसेशन आ जाता है, जैसे भी ऑटो सेक्टर में हो रहा है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका है। हाँ, हो सकते हैं। एक बार माधव और शालुम ध्यान देना, एक्सपांशनरी और रिसेशनरी गैप इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन योर करंट प्रोडक्शन इज लेस देन व्हाट कुड बी प्रोड्यूस अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्सपांशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन योर एक्चुअल डिमांड एक्सीड्स देन व्हाट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद फुल रिसोर्सेज। यहां तक बात समझ में? एक छोटा सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ है तुम्हारे चार्ट में? फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले पेज पे होगा, ठीक है? तो इन्होंने वहां पे बहुत छोटी सी चीज बोली है कि अगर तुम्हें लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर यानी कि कैपिटल गुड्स में पैसा लगाओ। क्या बोले ये? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो तुम कैपिटल गुड्स में पैसा लगाओ, कंज्यूमर गुड्स में नहीं। भाई कैपिटल गुड्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है। और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? रेवेन्यू आइटम टाइप रहता है जिसको तुम एक बार कंज्यूम कर लेते हो, खत्म हो जाता है। तो तुम्हें लॉन्ग रन के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स रादर देन रेवेन्यू गुड्स। ठीक है, पढ़ो उसे। Building a modern infrastructure for private sector, government provision of public goods such as education, research and development, well designed tax policy। ये तो क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग रन के लिए यहां पे लिख दो इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स। इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स। ना बस 5 मिनट का पार्ट रह गया, अब तो कुछ भी नहीं है। देखो खत्म हो गया। ये अच्छा है, लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अभी तक जो भी चीजें बोली शालम तूने, सब सुहानी बातें लग रही थी कि पेपर पे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो ऐसा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रोक देगी तो लोगों के पास से पैसा अपने पास आ जाएगा। ये सारी बातें पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में जब तुम जिंदगी के फटके खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा इतने सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो फिस्कल पॉलिसी को भी ये सारी तकलीफें जाती है। पहली चीज है टाइमिंग प्रॉब्लम। देख भाई, जिंदगी में टाइमिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर चीज की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शालोम, हाँ, टाइमिंग गलत तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? टाइमिंग प्रॉब्लम। उस टाइमिंग प्रॉब्लम को भी फर्दर इन्होंने बताया कि रिकॉग्निशन लैग होता है इसमें। रिकॉग्निशन लैग मतलब भाई रिसेशन चल रहा है, देखो यही पता करने में टाइम लग जाता है पहले। हाँ वही ना, रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, ठीक है? दूसरा, एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, पता चल रहा है रिसेशन है, तो भाई डिसीजन क्या लेना यही समझ में नहीं आता। हाँ, बाद में डिसीजन क्या लेना एक बार सोच भी लिया तो इंप्लीमेंट करते करते हालत खराब हो जाती है। हाँ, और बाद में तूने इंप्लीमेंट कर भी दिया तो फल क्या आता है उसकी कोई गारंटी नहीं, इंपैक्ट लैग, ठीक है? बहुत सारे फल आ जाते हैं कई बार। वो फिस्कल पॉलिसी रिलेट कर रहा है ना? हाँ देखो, तो सबसे पहले आता है टाइमिंग प्रॉब्लम। टाइमिंग प्रॉब्लम में सबसे पहले तो तेरे को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लग जाता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, डिसीजन लेने के बाद इंप्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है, और इंप्लीमेंट करने के बाद इकोनॉमी एक्चुअली रिकवर कर गई क्या वहां से, उसका इंपैक्ट दिखने में टाइम लग जाता है। तो 4 लाख, ये क्रोनोलॉजी से चलना, क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं होती? तो पता नहीं कौन सी इकोनॉमी को कैसे रिकवर करने की बात कर रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है भावना पहुंच गई तेरे तक।
ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा है? टाइमिंग प्रॉब्लम। टाइमिंग प्रॉब्लम में रिकॉग्निशन लैग, देखो पता चले उसी में टाइम लग जाता है, फिर तू कुछ डिसाइड करे डिसीजन लैग में टाइम लग जाता है, फिर तू कुछ इंप्लीमेंट करे उसमें टाइम लग जाता है, और उसका इंपैक्ट दिख कर हो तब तक तो टाइम चला जाता है। नेक्स्ट है कुछ गवर्नमेंट की भी अड़चन है, कुछ परेशानियां तुम्हें भी होती होगी, गवर्नमेंट को भी परेशानियां होती है। लाइक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, मेरे को बताना कौन से? प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और भी मैंने 2 बताए थे। हाँ, रैपिड एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, और लास्ट वन इक्विटी फेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे। तो इक्विटी फेयरनेस के चक्कर में क्या होता है? इक्विटी फेयरनेस का मतलब क्या होता है? अमीरों से पैसा लो, अमीरों से पैसा लो, गरीबों को दे दो। तो ऐसे समय ना अमीरों को प्रॉब्लम हो जाती है, साला हम मेहनत कर रहे हैं इतना, हमारे पास से पैसा उनके पास चला जाता है, तो उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है। समझ, तू 100 करोड़ कमा रहा है, उसमें से 42 करोड़ गवर्नमेंट ले जा रही है, तो क्या लगेगा तेरे दिल पे, क्या होगा मेरे को बता? तो तू अपनी एफिशिएंसी गिरा देगा, बोल रहेगा मैं कमा रहा हूं, इनके जैसे गरीब लोग खा रहे हैं, है ना? तो ऐसे समय तेरी एफिशिएंसी गिर जाएगी, एफिशिएंसी गिर गई तो प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रोडक्शन गिर गया नेशनल इनकम गिर जाएगी। तो एक ऑब्जेक्टिव को संभालने के चक्कर में दूसरे का नुकसान हो जाता है, तो एक को संभालने के चक्कर में दूसरा हाथ से चला जाता है। ओके, सो गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट भी है। कौन से गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट है? पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। देन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या है? हमने डेफिसिट बजट दिया, यानी हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो ये जो बीच में जो गैप है इसको कहां से लाते हैं? अपन बाहर से लेकर आते हैं। ये सुनीता को पता चल गया, सुनीता को ये समझ में आ गया कि मैं कमाऊं नहीं कमाऊं, मैं रेवेन्यू दूं नहीं दूं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो खर्चा करेगी, इससे अच्छा मैं गरीबी हो जाती हूं। तो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आ नहीं रहा, गवर्नमेंट मुझ पे खर्चा करे जा रही है, और गवर्नमेंट किससे पैसा ले रही है? बेचारी शिवम से पैसा ले रही है, तो ये और आलसी बन गई। तो ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैंने तो इसके हालात सुधारने के लिए काम किया था, लेकिन इसने क्या किया? बेचारे शिवम पे सारा बर्डन डाल दिया। सो दिस इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ में आ रहा है माधव? माधव 3 प्रॉब्लम बता, सबसे पहले तो थी टाइमिंग की प्रॉब्लम, दूसरी गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट, तीसरा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड लास्ट वन इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या? यहां पर बता रहा हूं, देखो गवर्नमेंट का फंक्शन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। व्हेन द गवर्नमेंट कम इनटू द मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट में आ जाता है, द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट। क्राउडेड आउट का मतलब क्या है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केट टू करेक्ट इटसेल्फ। मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को करेक्ट करे, पर अगर मार्केट खुद को नहीं करेक्ट कर पाता तो गवर्नमेंट ने आना चाहिए। पर होता क्या है? मार्केट भी खुद को करेक्ट करने जा रहा है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने जा रहा है, गवर्नमेंट ही आ जाती है। तो जब दोनों ही एक जगह पे आ जाते हैं तो क्राउड हो जाता है, क्राउडिंग आउट, गर्दी हो जाती है, भीड़ बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सर इसका नुकसान क्या है? अब गवर्नमेंट भी चाह रही इकोनॉमी को रिवाइव करे, गवर्नमेंट बैंक से लोन ले रही है, प्राइवेट सेक्टर भी चाह रहा है इकोनॉमी को रिवाइव करे, प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर के फटे हाल वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने लोन की डिमांड बढ़ा दी क्योंकि गवर्नमेंट भी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है। इमेजिन करो तुम दोनों गवर्नमेंट हो, तुम प्राइवेट सेक्टर हो, तुम दोनों मिलकर इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? गर्दी हो जाएगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा। तुम लोग मेरे पास आओगे बैंक के पास, तुम बोलोगे हमें इकोनॉमी को ठीक करना है, तुम कौन हो? प्राइवेट सेक्टर हो ना, तुम बोलोगे हमें इकोनॉमी को ठीक करना है, हमें पैसा दो, मैं बोला बहुत बढ़िया। तुम बोल रहे हमें भी पैसा चाहिए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब डिमांड फॉर लोन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ऐसे समय तुम लोग तो बेयर कर लोगे, क्यों? क्योंकि तुम गवर्नमेंट हो, ये बेचारे मार्केट से बाहर चले जाएंगे अपने आप ही। तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो गवर्नमेंट का फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। बात समझ ली क्या? समझ ली। ओके, सो बस हो गया लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। 4 लिमिटेशन बताना। सबसे पहले टाइमिंग प्रॉब्लम, टाइमिंग प्रॉब्लम में रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग, इंप्लीमेंटेशन लैग, एंड फोर्थ वन इज इंपैक्ट लैग। दूसरा गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट रहते हैं, लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। देन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड लास्ट वन इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट and market both come into the market, government and market यानी private sector, when both of them come into the market, the latter is said to be crowded out। यानी market, private sector is said to be crowded out, बहुत गर्दी बढ़ गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ऐसे समय क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो जाता है, बोलता है नहीं करना मेरे को, जा गवर्नमेंट तू ही इकोनॉमी को रिवाइव कर ले। होता है ना?
किचन में जाते होगे तुम कभी लड़कियां वगैरह, मम्मी को बोलते हो मम्मी मैं हेल्प कर देती हूँ, मम्मी बोलती है नहीं 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 जगह नहीं है मत कर, बाहर जा, नहीं मम्मी मैं करती हूँ हेल्प, फिर मम्मी क्या करती है छोड़ के चली जा, तू ही कर ले। ठीक है ना, होता है ऐसा, लड़कियों के साथ होता है, तू क्यों ना बोल रहा है। ठीक है, क्राउडिंग आउट एक बार पढ़ लेता हूं। When spending by government in an economy replaces यानी सब्सटीट्यूट कर दिया, replaces private spending, the latter is said to be crowded out. The latter मतलब जो बाद में आया, बाद में किसका नाम लिया, प्राइवेट सेक्टर, the private sector is crowded out. It is the negative effect that a fiscal policy may generate. ये एक हानिकारक इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, सुनना, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, तुमने सारा का सारा बर्डन इन पे डाल दिया कि नहीं हमें नहीं करना तुम ही निकाल दो, और तुम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हो, और तुम्हारे पास इनेबिलिटी आ जाती है, तुम इनेबल हो जाते हो, इनेबल नहीं डिसेबल हो जाते हो तुम लोग इकोनॉमी को कभी और आगे चल के रिवाइव करने के लिए। बचपन में पोलियो का डोज दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, पोलियो के डोज में क्या रहता है, पोलियो के वायरस रहते हैं, पोलियो के वायरस जो वीक या फिर डेड रहता है, क्यों क्यों दिए जाते हैं, ताकि एक बार अपना इम्यून सिस्टम उनसे गो थ्रू हो जाए और बाद में फाइट कर सके। तो उसी तरीके से जब मार्केट में से रिसेशन आता है, दोनों ने, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ने मिलकर काम करना चाहिए, पर सारा काम अगर गवर्नमेंट करने लग गई तो, सारा काम गवर्नमेंट करने लग गई तो तुम कभी कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, तुम डिसेबल बन जाओगे। तो वही चीज उन्होंने बोली है, एंड दस द इकोनॉमी विल नॉट हैव एबिलिटी टू करेक्ट इटसेल्फ, तो हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रह जाओगे, मोदी 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 करोगे फिर, है ना, ऑब्वियसली। ये था चैप्टर तुम्हारा, डिड यू गेट दिस। बस आज के लिए इतना ही, रिवीजन कहीं बाद में करवा दूंगा। दैट्स इट फॉर द डे एंड दैट्स इट इन द लेक्चर। वो करवाया ना बेटा, एक्सपांशनरी गैप, रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ना।